तीन बदलती परंपराएं, तीन वर्ग, बदलती हुई संस्कृति, परंपराएं, संस्कृतियों का टकराव इस चित्र में दिखाया गया है। बदलती परंपराएं, हमने देखा कि 9वीं सदी तक कैसे एशिया और यूरोप के अधिकांश भागों में विशाल साम्राज्य का विकास और विस्तार हुआ। इन साम्राज्यों में से कुछ यायावरों के थे, कुछ विकसित शहरों और उन शहरों के व्यापारी तंत्रों पर आधारित थे। मकदूनिया, रोम, अरब साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य और उनसे पूर्व आने वाली साम्राज्यों मिस्र, असीरिया, चीनी और मौर्य में यह अंतर था कि यहाँ दिए गए पहले चार साम्राज्य विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुए थे और महाद्वीपीय एवं पार महाद्वीपीय स्वरूप के थे, जो कुछ उसमें विभिन्न सांस्कृतिक टकरावों की भूमिका निर्णायक थी। साम्राज्यों का उदय प्राय अचानक होता था, परंतु वे हमेशा उन बदलावों के परिणाम थे जो साम्राज्य निर्माण की दिशा के लंबे समय से उन मूल क्षेत्रों में निहित थे जहां से ये साम्राज्य फैलने लगे। विश्व इतिहास में परंपरा विभिन्न तरीकों से बदल सकती है। पश्चिमी यूरोप में 9वीं से 17वीं सदी के मध्य ऐसा बहुत कुछ धीरे धीरे विकसित हुआ जिसे हम आधुनिक समय के साथ जोड़कर देख सकते हैं। इन कारकों में धार्मिक विश्वास पर आधारित होने की अपेक्षा प्रयोग पर आधारित वैज्ञानिक ज्ञान का विकास, लोक सेवाओं के निर्माण, संसद और विभिन्न कानूनी धाराओं के सृजन पर ध्यान देते हुए सरकार के संगठन पर गहन विचार और उद्योग व कृषि में प्रयोग आने वाली तकनीकी में सुधार शामिल है। इन परिवर्तनों के परिणाम यूरोप के बाहर भी पुरजोर तरीके से महसूस किए गए। जैसा कि हमने देखा कि 5वीं सदी में पश्चिम में रोमन साम्राज्य विघटित हो गया था। पश्चिम में और मध्य यूरोप में रोमन साम्राज्य के अवशेष ने धीरे धीरे अपने को उन काबिलों की प्रशासनिक आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार ढाल लिया था जिन्होंने वहां पर राज्य स्थापित कर लिए थे। पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका की तुलना में पश्चिमी यूरोप में नगरीय छोटे केंद्र थे। 9वीं सदी तक पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप के वाणिज्यिक और शहरी केंद्र एक्स लंदन, रोम एवं सियाना यद्यपि छोटे थे, तथापि उनका महत्व कम नहीं था। 9वीं से 11वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोप के ग्रामीण क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। चर्च व शाही शासन के वहां के कबीलों के प्रचलित नियमों और रोमन संस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करने में मदद की। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पश्चिमी और मध्य यूरोप में 9वीं सदी के प्रारंभ में शार्लमेन का साम्राज्य था। इसके शीघ्र पतन के पश्चात ही हंगरी वासियों व वाइकिंग लोगों के भयंकर आक्रमण के बावजूद ये नगरीय केंद्र और व्यापार तंत्र बने रहे। वाइकिंग स्कैंडिनेविया, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड के वे लोग जो 8वीं और 11वीं शताब्दी के बीच उत्तर पश्चिम यूरोप के क्षेत्रों पर आक्रमण करने के बाद वहां बस गए। इनमें से अधिकांश लोग समुद्री दासु और व्यापारी थे। इन परिवर्तनों की अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप समानती व्यवस्था अस्तित्व में आई। सामंतवाद की पहचान भी दुर्ग व मेनर भवन के इर्द गिर्द कुछ कृषि उत्पादक या भूमि मेनर के लाडू की थी, जिस पर कृषक कृषिदास कार्य करते थे। ये वफादार होने के साथ माल व सेवा प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध होते थे। ये बर्ड लाडू के जो राजा के समांत वेजल्स होते थे के प्रति वचनबद्ध थे। कैथोलिक चर्च, जिसका केंद्र बिंदु पोप और उनकी व्यवस्था थी, सामंतवाद को समर्थन देता था और उनके पास अपनी भूमि भी थी। ऐसे संसार में जहां पर जीवन की अनिश्चितताएं, औषधियों का अल्प ज्ञान और निम्न जीवन प्रत्याशा आम बात थी, चर्च ने लोगों को व्यवहार का ऐसा तरीका सिखाया जिससे मृत्यु के बाद का जीवन सहनीय बन सके। मठों का निर्माण हुआ जहां पर धर्म की आस्था रखने वाले लोग अपने को कैथोलिक चर्च वासियों के निर्देशानुसार सेवा में लगे रहते थे। साथ ही चर्च स्पेन के बाइजेंटियम तर्क के मुस्लिम राज्यों में फैले विद्वता तंत्र का भाग थे।
इसके अलावा वे यूरोप के अधीनस्थ राजाओं, पूर्वी भूमध्य सागर तथा सुदूर क्षेत्रों के प्रचुर मात्रा में धन संपदा उपलब्ध कराते थे। वेनिस और जिनोवा के भूमध्य सागरीय उद्यमियों में से प्रेरित होकर 12वीं सदी से सीमांत व्यवस्था पर वाणिज्य और नगरों का प्रभाव बढ़ता व बदलता गया। इन उद्यमियों के जहाज मुस्लिम राज्यों एवं पूर्व में बचे हुए रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते रहे। इन क्षेत्रों की संपत्ति के लोभ में तथा ईसा के जीवन से जुड़े पवित्र स्थलों को मुसलमानों से आजाद कराने की भावना से प्रेरित होकर यूरोपीय राजाओं ने धर्म युद्ध के दौरान भूमध्य सागर के पार के स्थानों से संबंध मजबूत किए। यूरोप के आंतरिक व्यवहार में सुधार, जो मैलों और बाल्टिक समुद्रों तथा उत्तरीय सागर के बंदरगाहों पर केंद्रित था और बढ़ती हुई जनसंख्या द्वारा प्रेरित था। वाणिज्य विस्तार के ये अवसर जीवन के मूल्य के प्रति बदलते हुए रवैयों से मेल खाते थे। इस्लामी काल और साहित्य में मानव और अन्य प्राणियों के प्रति प्रचुरता से दिखाई पड़ने वाला सम्मान और बाइजेंटाइन के व्यापार द्वारा यूरोप में आने वाली यूनान कला और विचारों ने यूरोप को संसार देखने का एक नया नजरिया प्रदान किया। 14वीं सदी से जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है, विशेष रूप से उत्तरी इटली के नगरों में रईस लोग मृत्युपरांत जीवन की अपेक्षा ये दक्षिण फ्रांस के नगर एविगनोन 14वीं शताब्दी का पोप का ये महल चित्र में दिखाया गया है। ये नेक्स्ट वाले चित्र हैं। ये चित्र 15वीं शताब्दी में वेनिस में डोगे का महल है। ये डोगे का महल जीवन से अधिक वास्ता रखने लगे। मूर्तिकार चित्रकला और लेखन मानव और संसार की खोज में अधिक दिलचस्पी लेने लगे। 15वीं सदी के अंत तक इस तरह की परिस्थितियों में ने यात्रा और खोजों को अभूतपूर्व ढंग से बढ़ावा दिया। नई खोज यात्राएं शुरू हुई। स्पेन वासी और पुर्तगाल जो उत्तरी अफ्रीका के साथ व्यापार करते थे, पश्चिम अफ्रीका के तट पर और दक्षिण जाने लगे। इस तरह उत्तमास अंतरीय केप ऑफ गुड होप होते हुए वे भारत पहुंचे, जो यूरोप में मसालों के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में परिचित था। कोलंबस ने भारत के लिए एक पश्चिमी मार्ग खोजने का प्रयास किया और 1992 में वह एक द्वीप पर पहुंचा जिसे यूरोपवासियों ने वेस्ट इंडीज कहा। दूसरे खोजकर्ताओं ने आर्कटिक की ओर से भारत और चीन के लिए उत्तरीय मार्ग खोजने का प्रयास किया। यूरोप के यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान भांति भांति के लोग मिले। कुछ हद तक तो वे सीखने के इच्छुक थे। पोप और कैथोलिक चर्च ने भूगोलवेत्ता एवं पर्यटक हसन वल वाजन यूरोप में लियो अफ्रीकानस के नाम से विदित के काम को प्रोत्साहित किया। इस भूगोलवेत्ता ने पोप लियो 10 के लिए 16वीं सदी के पूर्वार्ध में अफ्रीका का भूगोल पहली बार लिखा। जोसुइट चर्च के सदस्यों ने 16वीं सदी में जापान के बारे में जाना और उसके बारे में लिखा। 17वीं सदी में एक अंग्रेज व्यक्ति विल्म एडम्स जापानी शोगुन तोकुगवा इयास का मित्र एवं सलाहकार बन गया। अमेरिका पहुंचने पर यूरोपीय लोगों का वहां के मूल निवासियों से संपर्क हुआ। हसन अल वाजन की तरह ही इन लोगों ने यूरोपीय लोगों में दिलचस्पी ली और कभी कभी उनके लिए काम भी किया। उदाहरण के लिए एज़टेक की एक महिला जो बाद में डोना मेरियाना नाम से जानी गई, मेक्सिको के स्पेन विजेता कोर्टेस से दोस्ती की, उसके लिए दुभाषियों का काम किया और कई तरह के प्रबंधन करवाए। यूरोपवासियों नए लोगों के साथ समान होने की स्थिति में कभी कभी सचेत, अनाथमनसी और चौकन्ने होते थे। यहाँ तक कि वे जब वे व्यापारी एकाधिक स्थापित करने और हथियारों के बल पर अपनी सत्ता थोपने के लगातार प्रयास करते रहे। आप जानते होंगे कि ऐसी ही पुर्तगालियों ने 1498 में वास्को डी गामा को
के कालीकट कोझिकोड आगमन के बाद हिंद महासागर में भी किया। दूसरी ओर कभी कभी वे दबंग, आक्रामक और क्रूर थे, और जिसने भी वे मिले उन्हें अज्ञानी मानकर उन्होंने अपना श्रेष्ठ होने का भाव प्रदर्शित किया। कैथोलिक चर्च ने दोनों रवैयों को प्रोत्साहन दिया। चर्च दूसरी सभ्यताओं और भाषाओं के लिए अध्ययन का केंद्र था, लेकिन उसने उन लोगों पर होने वाले हमलों को बढ़ावा दिया जिन लोगों को वहां गैर ईसाई मानता था। गैर यूरोपवासियों की दृष्टि से यूरोप के साथ उनके संपर्क संघर्ष अलग अलग तरह के अधिकांशतः इस्लामी क्षेत्रों और भारत तथा चीन के लिए यूरोपवासी 17वीं सदी के अंत तक एक कौतूहल का विषय थे। वे ऐसे हष्टपुष्ट व्यापारियों तथा नाविकों के रूप में देखे जाते थे जो बेहतर दुनिया के बारे में पूर्वीय लोगों को समझने में बहुत योगदान नहीं कर सकते थे। फिर भी जापानियों ने अपने प्रौद्योगिकी के कुछ लाभ जल्द ही सीख लिया। उदाहरण के लिए 16वीं सदी के उत्तरार्ध तक उन्होंने बड़े पैमाने पर बंदूकों का उत्पादन कर शुरू कर दिया। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में एक जेट साम्राज्य की शत्रुता ने यूरोपवासियों का उपयोग एक जेटों की शक्ति को चुनौती देने में किया। साथ ही साथ यूरोपवासियों के साथ आई बीमारियों ने जनसंख्या का विनाश कर दिया। 16वीं सदी के अंत तक कुछ क्षेत्रों में 90% जनसंख्या मृत्यु के आगोश में समा गई। कालक्रम में लगभग 1300 से 1700 ईसा पूर्व में ये जहाज का चित्र यूरोप में विचारधारा काल में अनेक महत्वपूर्ण विकास हुआ, जिसमें कृषि और किसानों के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तनों को देखा गया। इसके अलावा अनेक संस्कृति परिवर्तित भी हुए। इस काल रेखा से ज्ञात होता है कि महाद्वीपों के आपसी संबंध ने व्यापार को प्रोत्साहित किया। इन संपर्कों ने अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया और विचारों, आविष्कारों तथा वस्तुओं का आदान प्रदान एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होने लगा। भूमि पर नियंत्रण, स्रोत और व्यापार के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य में परस्पर लगातार संघर्ष हो रहे थे, जिसके कारण महिलाओं और पुरुषों को यदि उनकी हत्या न कर दी गई हो तो उन्हें उनके निवास स्थानों से निकालकर उन्हें दास बनाया जा रहा था। इस तरह लोगों का जीवन अनेक रूपों में इतना अधिक बदल गया था कि उसे पहचानना बहुत कठिन हो गया था। तिथि अफ्रीका, यूरोप 1300 से 1325 में स्पेन में अलम्ब्रा और ग्रेनेड महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। 1325 से 1350 में मिस्र में प्लेग, 1338 से 1355 में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य शीत वर्षीय युद्ध, 1337 से 1453 संपूर्ण यूरोप में ब्लैक डेथ, एक प्रकार का प्लेग का प्रकोप, 1350 से 1375 तक इब्न बतूता द्वारा सहारा की खोज, फ्रांस के किसानों ने ऊंचे करों का विरोध किया। 1358 में 1375 से 1400 में ये चूहा, ब्रिटेन के किसान का विद्रोह, 1381 से जोफरी चांसलर ने दी कंटेम्बरी टेल्स की रचना की, जो अंग्रेजी भाषा की प्राचीनतम कृति थी। 1425 से 50 के बीच में पुर्तगाल ने दास व्यापार 1442 को प्रारंभ किया। 1450 से 75 में पश्चिमी अफ्रीका में सोंघाई साम्राज्य की स्थापना, जिसका उद्देश्य सहारा के पार व्यापार का जाल बिछाना था। पुर्तगालियों का अफ्रीका के पश्चिमी तटवर्ती 1471 के बाद क्षेत्रों में आक्रमण और बस्तियों की स्थापना। यूरोप में पहली मुद्रा पुस्तक द निर्माण इटली के लियोनार्डो दा विंसी 1452 से 1519, चित्रकार, वस्तुविद और अन्वेषक। 1475 से 1500 पुर्तगाल ने कोंगो राजा को ईसाई बनाया। इंग्लैंड में 1485 में ट्यूडर वंश की स्थापना। 1500 से 1525 में अफ्रीकी गुलामों को अमेरिका में गन्ने की खेती के लिए ले जाया गया। 1510 में ऑटोमन तुर्की ने मिस्र पर विजय प्राप्त किया। 1517 तक दक्षिण अमेरिका में उपज कॉफी को यूरोप में पहली बार 1517 तक बेंगलुरु चॉकलेट, टमाटर और तुर्की
का भी पहली बार प्रयोग किया गया। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च में सुधार किया 1517 में। 1500 से 1525 से 1550 तक कोपरनिकस ने सौर परिवार सिद्धांत को प्रस्तुत किया। 1543 1550 से 1575 विलियम शेक्सपियर। 1564 से 1616 इंग्लैंड के नाटककार। 1575 से 1600 में जज रियास जेनसन जज जज रियान सेंसन ने माइक्रोस्कोपी की खोज 1590 की दशक तक की। 1625 नाइजीरिया को आयु साम्राज्य अपने चरम शिखर पर था। यहाँ धातु कर्म के अनेक केंद्र थे। प्रथम उपन्यास डॉन क्विजोट को स्पेनी भाषा में 1605 में लिखा गया। 1625 से 1650 में विलियम हार्वे ने यह दिखाया कि रक्त हृदय से पंप होकर शरीर में जाता है। 1628 में 1650 से 1675 तक पुर्तगाल ने कोंगो राज्य को नष्ट किया। 1662 तक लुई 14वां फ्रांस का शासक बना। 1638 से 1715 तक। 1675 से 1700 पीटर महान। 1682 और 1725 ने रूस का आधुनिकीकरण किया। एशिया तिथि एशिया दक्षिण एशिया। 1325 से 1350 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। 1336 1350 से 1375 चीन में मिंग राजवंश। 1338 1375 से 1400 में 1425 में क्षेत्रीय सुल्तानों का अभ्युदय। 1425 से 50 में कुछ ये दिखाया गया है टोपी। 1450 से 75 में ऑटोमन तुर्कों का कुस्तुतुनिया पर अधिकार। 1453 1475 से 1500 के बीच में वास्को डी गामा भारत आया। 1498 1500 से 1525 पुर्तगालियों का चीन में प्रवेश, इनका विरोध और इन्हें मकाओ की ओर खदेड़ा जाना। 1522 1525 से 1550 में बाबर ने उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा। 1550 से 1575 में अकबर 1556 से 1605 ने मुगल शासन को संगठित किया। 1575 से 1600 में प्रथम काबुकी नाटक जापान में प्रस्तुत किया गया। 1586 में फारस के शाह अब्बास 1587 से 1629 ने यूरोपीय सैन्य प्रशिक्षण प्रणाली को लागू किया। 1600 से 1625 जापान में तोकुगवा तोकुगवा शोगुनेट की स्थापना। 1603 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1600 में 1625 से 1650 में डच लोगों को भारत समस्त यूरोपीय व्यापारी को जापान से व्यापार करने पर रोक लगाई गई। 1637 से चीन में मंचू शासन। 1644 में से आगे 300 वर्षों तक रहा। यूरोप में चीन की चाय और रेशम की मांग बढ़ोतरी। ताजमहल का निर्माण 1632 से 1653 तक। 1650 से 1675 और 1675 से 1700 में कोई साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए छोड़ दिया गया है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर द्वीप तिथि 1300 से 1350 टेक्टोक्विंटलान मेक्सिको की एजेटेक राजधानी। 1325 यहाँ के भवन मंदिर सिंचाई प्रणाली तथा लेक प्रणाली क्यूपू के लिए विख्यात। 1350 से 75 ये रूट दिया है। 75 से 1400 1400 से 1425 1425 से 50 1450 से 75 इनका लोगों के पेरू पर अधिकार किया। 1475 से 1500 कोलंबस वेस्ट इंडीज पहुंचा। 1492 में 1525 में मेक्सिको पर स्पेन की विजय। 1521 स्पेनी नौ चालक मैगलन प्रशांत महासागर 1519 में पहुंचा। 1525 से 1550 में फ्रांसीसी अन्वेषक कनाडा पहुंचे। 1534 में 1550 से 1575 में स्पेन की पेरू पर विजय। 1572 1575 से 1600 में डच नाविक अनायास ही ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। 1625 इंग्लैंड में उत्तरी अमेरिका। 1607 में अपनी प्रारंभिक कोलोनियां बनाई। सबसे पहले गुलाम को पश्चिमी अफ्रीका में वर्जीनिया 1619 में लाया गया। स्पेनी नाविक तहीती
तहिती 1616 में पहुंचे। 1625 से 50 में डच लोगों ने न्यू एम्स्टर्डम की खोज की, जिसे आजकल न्यूयॉर्क 1626 ही कहते हैं। मैसाचुसेट्स में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। 1635 में डच नाविक अबेल तस्मान ने अनजाने में ऑस्ट्रेलिया की परिक्रमा की। इसके बाद वह वान डीमोन की भूमि में उतरा, जिसके बाद में तस्मेनियन नाम दिया गया। वह न्यूजीलैंड भी पहुंचा और उसे विशाल क्षेत्र का भाग समझा। 1650 से 75 में वेस्ट इंडीज, 1654 में पहली बार गन्ने की खेती की गई। 1675 से 1700 में मिसिसिपी घाटी में फ्रांसीसियों ने उपनिवेश स्थापित किया और इसका नामकरण सम्राट लुई 14वें के नाम पर लुइसियाना रखा। 1682 में क्रियाकलाप, आप यह ध्यान दिया होगा कि ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर द्वीपों के खानों में बहुत ही कम तिथियां अंकित हुई हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि इन क्षेत्रों के लोग प्रायः तिथि को बताने के लिए दूसरे साधनों जैसे पेंटिंग आदि का प्रयोग करते थे, जैसे ऊपर दिखाया गया है। कृपया एक घटना बताएं जो ऊपर दिए गए 5 कहानों में दिखाई गई है, जिसे ऑस्ट्रेलिया के एक चित्रकार ने रिकॉर्ड करने योग्य समझा। ऐसे ही दूसरी अन्य 5 घटनाओं की तालिका बनाएं जो उसे असंगत लगी। 3 वर्ग। इस अध्याय में हम 9वीं और 16वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोप में होने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात पूर्वी एवं मध्य यूरोप के अनेक अर्जन मूल के समूह ने इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। किसी भी संगठित राजनीतिक बल के प्रभाव में प्रायः युद्ध होते थे और अपनी भूमि की रक्षा के लिए अनुसंधान जुटाना अति आवश्यक हो गया था। इसी प्रकार से सामाजिक ढांचे का केंद्र बिंदु भूमि पर नियंत्रण था। इसकी विशेषताएं जमीन, रीति रिवाजों और शाही रोम की परंपराओं से ली गई थी। ईसाई धर्म, जो 4वीं सदी से रोमन साम्राज्य का राष्ट्रीय धर्म था, रोम के पतन के पश्चात भी बचा रहा और धीरे धीरे मध्य और उत्तरी यूरोप में फैल गया। चर्च भी यूरोप में एक मुख्य भूमि धारक और राजनीतिक शक्ति बन गया था। 3 वर्ग जो इस अध्याय का केंद्र बिंदु है, इससे हमारा अभिप्राय 3 सामाजिक श्रेणियों से है: ईसाई, पादरी, भूमिधारक, अभिजात वर्ग और कृषक। इन तीनों वर्गों के बीच बदलते संबंध कई सदियों तक यूरोप के इतिहास को गढ़ने वाला महत्वपूर्ण कारक थे। पिछले 100 वर्षों में यूरोपीय इतिहासकार ने विविध क्षेत्रों में इतिहासों, यहाँ तक कि प्रत्येक गांव के इतिहास पर विस्तृत कार्य किया है। ऐसा इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि भूस्वामित्व के विवरणों, मूल्यों और कानून मुकदमों जैसे बहुत सारी सामग्री और दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध है। उदाहरण के लिए, चर्च में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के अभिलेखों की मदद से ही परिवारों और जनसंख्या की संरचना को समझा जा सका। चर्च से प्राप्त अभिलेखों ने व्यापारिक संस्थाओं के बारे में सूचना दी और गीत व कहानियों द्वारा हमें त्योहारों और समुदायों गतिविधियों के बारे में बोध हुआ। इन सभी का उपयोग इतिहासकार द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक जीवन, दीर्घकालीन जैसे जनसंख्या में वृद्धि अथवा अल्पकालीन जैसे कृषक विद्रोह परिवर्तन को समझने में किया जा सकता है। समानतावाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले विद्वानों में से एक फ्रांस के मार्क ब्लोच थे। मार्क ब्लोच 1886 से 1944 फ्रांस के विद्वानों के उस वर्ग से थे जिनका यह तर्क था कि इतिहास की विषय वस्तु राजनीतिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान व्यक्तियों की जीवनियों से कुछ अधिक है। उन्होंने भूगोल के महत्व द्वारा मानव को गढ़ने पर जोर दिए जिससे कि लोगों के समूह का व्यवहार और रुख समझा जा सके। ब्लॉक का सामंती समाज यूरोपीय, विशेषकर 900 से 1300 के मध्य फ्रांसीसी समाज के सामाजिक संबंधों और श्रेणियों, भूमि प्रबंधन और उस काल की जन संस्कृति का असाधारण विवरण देता है।
द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के कारण उनके द्वारा किए जा रहे शोध व अध्यापन कार्य पर अचानक ही विराम लग गया। मध्यकालीन युग शब्द 5वीं और 15वीं सदी के मध्य के यूरोप इतिहास को इंगित करता है। मानचित्र 1 में पश्चिमी यूरोप को देख सकते हैं। समानतावाद का परिचय। इतिहासकारों द्वारा समानता फेडरलिज्म शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक विधिक व राजनीतिक व सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा है। यह जर्मन शब्द स्कॉटलैंड, उत्तर सागर, इंग्लैंड, लंदन, इंग्लिश चैनल, जर्मन साम्राज्य, वियना, ऑस्ट्रिया, सेंट डेनिस, पेरिस, बिगेन, गाल, बर्गंडी, पुर्तगाल, मेडिटेरियन, स्पेन, कोर्सिया, सर्डिनिया, एडियाट्रिक सागर, रोम, इटली के राज्य, नीचे सिसिली, भूमध्य सागर और अफ्रीका दिखाए गए हैं। फ्यूड से बना, जिसका अर्थ एक भूमि का टुकड़ा है, और यह एक ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिण इटली में भी विकसित हुआ। आर्थिक संदर्भ में समानतावाद एक तरह के कृषक उत्पादन को इंगित करता है जो समानता लॉर्ड और कृषकों पीजेंट्स के संबंधों पर आधारित है। कृषक अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर कार्य करते थे। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे। इसके साथ साथ लॉर्ड के कृषकों पर व्यापक न्यायिक अधिकार भी था। इसीलिए समानतावाद के जीवन के न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी अधिकार कर लिया। यद्यपि इसकी जड़ें रोमन साम्राज्य में विद्यमान प्रथाओं और फ्रांस के राजाओं चार्लमेंज 742 से 1814 के काल में पाई गई, तथापि ऐसा कहा जाता है कि जीवन के सुनिश्चित तरीकों के रूप में समानतावाद की उत्पत्ति यूरोप के अनेक भागों में 11वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई थी। कुछ दुनिया में रहने वाले पूर्वी चर्च के प्रधान के भी बाइजेंटियम के सम्राट के साथ समान संबंध थे। फ्रांस और इंग्लैंड गॉल, जो रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था, में 2 विस्तृत तट रेखाएं, पर्वत श्रेणियां, लंबी नदियां, वन्य और कृषि करने के लिए उपयुक्त विस्तृत मैदान थे। जर्मनी की एक जनजातीय फ्रैंक्स ने गाल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया। 6वीं शताब्दी से यह देश फ्रैंकिश अथवा फ्रांस के ईसाई राजाओं द्वारा शासित राज्य था। फ्रांसीसियों के चर्च के साथ प्रगाढ़ संबंध थे, जो पोप द्वारा राजा शार्लमेन से समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दिए जाने पर अधिक मजबूत हो गए। एक सकरे जलमार्ग के पार स्थित इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं सदी में फ्रांस के एक प्रांत नारमंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया था। फ्रांस का प्रारंभिक इतिहास 481 में क्लोविस फ्रैंक्स लोगों का राजा बना। 486 में क्लोविस और फ्रैंक ने उत्तरी गाल का विजय अभियान प्रारंभ किया। 496 में क्लोविस और फ्रैंक लोग धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने। 714 में चार्ल्स मार्टल राजमहल का मेयर बना। 751 में मार्टल का पुत्र पेपिन फ्रैंक लोगों के शासक को अपदस्थ करके शासक बना और उसकी ने एक अलग वंश की स्थापना की। विजय अभियानों ने राज्य का आकार दुगुना कर दिया। 768 पेपिन का स्थान उसके पुत्र शार्लमेन या चार्ल्स महान द्वारा लिया गया। 800 में पोप लियो थर्ड ने शार्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट का ताज पहनाया गया। 840 से नॉर्वे से वाइकिंग लोगों के हमले। 3 वर्ग। फ्रांसीसी पादरी इस अवधारणा में विश्वास रखते थे कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में
में से किसी एक का सदस्य होता है। एक बिशप ने कहा, यह वर्ग क्रम में कुछ प्रार्थना करते हैं, दूसरे लड़ते हैं और शेष अन्य कार्य करते हैं। इस तरह समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों, पादरी, अभिजात और कृषक, वर्गों में बना था। 12वीं सदी में विगन के ओवेस आबेस हिल्डेगार्ड ने लिखा, कौन चरवाहा अपने समस्त पशुओं, गायों, गधों, भेड़ों, बकरियों को कोई अंतर किए बिना एक अस्तबल में रखने की सोचेगा। इसीलिए मनुष्य में भी अंतर स्थापित करना आवश्यक है, जिससे वे एक दूसरे को तबाह न करें। ईश्वर अपने रेवण में अंतर रखता है, चाहे स्वर्ग पर अथवा पृथ्वी पर। उसके द्वारा सबको प्यार मिलता है, परंतु उनमें कोई समानता नहीं है। अम्बे शब्द सीरिया के अम्बा से लिया गया है, जिसका अर्थ पिता है। एबट या एबेस से संचालित था। दूसरा वर्ग अभिजात वर्ग। पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में तथा अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा, परंतु वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग का महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसा भूमि पर उनके नियंत्रण के कारण था। वह वेस्लेज नामक एक प्रथा के विकास के कारण हुआ। फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव एक प्रथा के कारण था, जिसे वेस्लेज कहते थे, और यह प्रथा जर्मन मूल के लोग, जिनमें से फ्रैंक लोग भी एक थे, में समान रूप से विद्यमान थी। बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक भूस्वामी स्वामियों के अधीन होते थे। अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी, सीनियर, शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी का सीनियर, मान लेता था और वे आपस में वचनबद्ध होते थे। सेन्योर लॉर्ड एक ऐसे शब्द से निकला जिसका अर्थ था रोटी देने वाला। दास वेजल की रक्षा करता था। ये फ्रांसीसी अभिजात शिकार पर जाते हुए 15वीं सदी का पेंटिंग दिखाया गया है, और बदले में वह उसके प्रति निष्ठावान रहता था। इन संबंधों में व्यापक रीति रिवाज और शपथ पर विनिमय शामिल था, जो कि चर्च में बाइबिल की शपथ लेकर की जाती थी। इस समारोह में दास वेजल को उस भूमि के प्रतीक के रूप में, जो कि उसके मालिक द्वारा एक लिखित अधिकार पत्र या एक छड़ी, स्टाफ या केवल एक मिट्टी का डाल दिया जाता था। अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत थी। उनकी अपनी संपदा पर अस्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण था। वो अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, जो सामंती सेना फेडरल लीव्स कहलाती थी। वे अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे और यहाँ तक कि अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। वे अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक थे। वे विस्तृत क्षेत्रों के स्वामी थे, जिसमें अनेक घर, उनके निजी खेत, जोतें व गाहें और उनके असामी कृषकों, टेंटेंट प्लीजेंट के घर और खेत होते थे। उनका घर मेनर कहलाता था। उनकी व्यक्तिगत भूमि कृषकों द्वारा जोती जाती थी, जिनको आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में कार्य करना पड़ता था, और साथ ही साथ अपने खेतों पर भी काम करना पड़ता, अपने खेतों में भी करना पड़ता था। मेनर की जागीर। लॉर्ड का अपना मेनर भवन होता था। वह गांव पर नियंत्रण रखता था। कुछ लॉर्ड अनेक गांवों के मालिक थे। किसी छोटे मेनर की जागीर में दर्जन भर और बड़ी जागीर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे। प्रतिदिन के उपभोग की प्रत्येक वस्तु जागीर पर मिलती थी। अनाज खेतों में उगाए जाते थे। लोहार और बढ़ई लॉर्ड के औजारों की देखभाल और हथियारों की मरम्मत करते थे, जबकि राजमिस्त्री उनकी इमारतों को देखभाल करते थे। औरतें वस्त्र कातती एवं बुनती थी और बच्चे लॉर्ड की मदिरा संपीड़क में कार्य करते थे। जागीरों में विस्तृत अरण्य भूमि और वन होते थे, जहां लॉर्ड शिकार करते थे। उनके यहाँ चारागाह होते थे, जहां उनके
पशुओं और घोड़े चरते थे। वहां पर एक चर्च और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग होता था। ये 13वीं सदी के इंग्लैंड के मैनर की एक जागीर ये दिखाई गई है। चित्र में सड़क है, नीचे ये बेकार भूमि है, बंजर है, सार्वजनिक स्थल है, सड़क के बीच में चरागाह है और सड़क है पतझड़ में बीज बोने। अब बीच में पुरोहित श्रम है, मैनर है, गिरजाघर है, भवन है और तालाब है, चक्की है, सरिता है, दलदल है, बेकार भूमि है। ये बसंत बीज बिना है, घास का मैदान भी है, सिराना है। ये चित्र में दिखाई गई है। 13वीं सदी से कुछ दुर्ग को बड़ा बनाया जाने लगा जिससे वे नाइट के परिवार का निवास स्थान बन सके। वास्तव में इंग्लैंड में नॉर्मन विजन से पहले दुर्ग की कोई जानकारी नहीं थी और इनका विकास सामंत प्रथा के तहत राजनीतिक प्रशासन और सैनिक शक्ति के केंद्रों के रूप में हुआ था। मैनर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे क्योंकि उन्हें नमक, चक्की का पाट और धातु के बर्तन बाहर के स्रोत से प्राप्त करने पड़ते थे। ऐसे लॉर्ड जो विलासी जीवन बिताना चाहते थे और महंगे साज सामान, वाद्य यंत्र और आभूषण खरीदना चाहते थे जो स्थानीय जगहों पर उपलब्ध नहीं होते थे, ऐसी चीजों को उन्हें दूसरे स्थानों से प्राप्त करना पड़ता था। क्रियाकलाप विभिन्न मानकों जैसे व्यवसाय, भाषा, धन और शिक्षा पर आधारित श्रेणीबद्ध सामाजिक ढांचा को चर्चा कीजिए। मध्यकालीन फ्रांस की तुलना मेसोपोटामिया और रोमन साम्राज्य से करें। नाइट 9वीं सदी से यूरोप में स्थानीय युद्ध प्रायः होते रहते थे। शौकिया कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्वसेना की आवश्यकता थी। इसने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जो नाइट्स कहलाते थे। वे लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबंध था। लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक भाग जिसे फीफ कहा गया दिया और उसकी रक्षा करने का वचन दिया। फीफ फीफ को उत्तराधिकार में पाया जा सकता था। यह 1000 से 2000 एकड़ या इससे अधिक में फैली हुई हो सकती थी, जिसमें नाइट और उसके परिवार के लिए एक पन, चक्की और मदिरा संपीड़िका के अतिरिक्त उसमें वह उसके परिवार के लिए घर, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था शामिल थी। सामंती मैनर फेडरल मैनर की तरफ फीफ की भूमि को कृषक जोतते थे। बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। अपने सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए नाइट प्रतिदिन अपना समय बाड़े बनाने, घेराबंदी करने और पुतलों से रण कौशल एवं अपने बचाव का अभ्यास करने में निकलते थे। नाइट अपनी सेवाएं अन्य लॉर्डों को भी दे सकता था पर उसकी सर्वप्रथम निष्ठा अपने लॉर्ड के लिए होती थी। 12वीं सदी से गायक फ्रांस के मैनरों में वीर राजाओं और नाइट्सों की वीरता की कहानी गीतों के रूप में सुनते हुए घूमते रहते थे, जो अंशतः ऐतिहासिक और अंशतः काल्पनिक होती थी। उस काल में जब बहुत अधिक संख्या में पढ़े लिखे लोग नहीं थे और पांडुलिपियां भी अधिक नहीं थी, ये घुमक्कड़ चारण बहुत प्रसिद्ध थे। उनके मैनर भवनों के मुख्य कक्ष के ऊपर एक सकरा छज्जा होता था जहां मैनर के लोग भोजन के लिए एकत्र होते थे। यह एक गायक दीर्घा होती थी जो एक संगीतज्ञ द्वारा अभिजात वर्ग के लोगों का भोजन करते वक्त मनोरंजन करने के लिए बनी थी। प्रथम वर्ग पादरी वर्ग कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे। राजा द्वारा दी गई भूमि थी जिनसे वे कर उगा सकते थे, इसीलिए यह एक शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे जो रोम में रहते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों तथा पादरियों द्वारा किया जाता था जो प्रथम वर्ग के अंग थे। अधिकतर गांवों में अपने चर्च हुआ करते थे जहां पर प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्म उपदेश सुनने तथा सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। अगर मेरे प्यारे लॉर्ड को काट दिया जाता है, उसकी तकदीर का मैं भागीदार बनूंगा। अगर वह लटका दिया जाता है तब मुझे भी उसके साथ लटका दें। अगर उसे अग्निदंड दिया जाता है तो मैं भी उसमें उसके साथ जल जाऊंगा। अगर उसे डुबा दिया जाता है
तो तुझे मुझे भी उसके साथ डुबा दिया जाए। 13वीं सदी में गाई जाने वाली फ्रांसीसी कविता डून दे मायंस, जो नाइटों के साहस की याद दिलाती है। इकट्ठा प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था, जैसे कृषक दास पर प्रतिबंध था। शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों पर, अपने स्त्रियों पर भी प्रतिबंध था। जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। बिशपों के पास भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीर थी और वे शानदार महलों में रहते थे। चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे टिथ टिथ कहते थे। अमीरों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिए जाने वाला दान भी आय का एक स्रोत था। चर्च के औपचारिक रीति रिवाज के कुछ महत्वपूर्ण रस्में सीमांत कुलीन की नकल थी। प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर घुटने के बल झुकना, नाइट अब द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेते वक्त अपनाए गए तरीकों की नकल था। इसी प्रकार ईश्वर के लिए लॉर्ड शब्द का प्रचलन एक उदाहरण था, जिसके द्वारा सम्मानती संस्कृति चर्च के उपासना कक्षा में प्रवेश करने लगी। इस प्रकार अनेक संस्कृति, सीमांत रीति रिवाजों और तौर तरीकों को चर्च की दुनिया में अपना लिया गया था। भिक्षु क्रियाकलाप 2। मध्यकालीन मैनर और महल और पूजा के स्थान पर विभिन्न सामाजिक स्तर के व्यक्तियों से अपेक्षित व्यवहार के तरीकों की उदाहरण देते हुए चर्चा कीजिए। भिक्षु में चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी। कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति पादरियों के विपरीत, जो लोगों के बीच में नगरों और गांवों में रहते थे, एकांत जिंदगी जीना पसंद करते थे। वे धार्मिक समुदायों में रहते थे जिन्हें एबी या मोनेस्ट्री मठ कहते थे, और जो अधिकतर मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर होते थे। दो सबसे अधिक प्रसिद्ध मठों में से एक मठ 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट था, और दूसरा 910 में बारगंडी में स्थापित क्लूनी था। भिक्षु अपना सारा जीवन अम्बे में रहने और समय प्रार्थना करने, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगाने का व्रत लेता था। पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्री दोनों ही अपना सकते थे। ऐसे पुरुषों को मॉन्क तथा स्त्री नन कहलाती थी। कुछ आम्बों को छोड़कर ज्यादातर में एक ही लिंग के व्यक्ति रह सकते थे। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग आम्बे थे। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणियां भी विवाह नहीं कर सकती थी। 10 या 20 पुरुष स्त्रियों के छोटे समुदाय से बढ़कर मठ अब सैकड़ों की संख्या के समुदाय बन गए, जिसमें बड़ी इमारतें और भू जागीरों के साथ साथ स्कूल या कॉलेज और अस्पताल संबंध थे। इन समुदायों ने कला के विकास में योगदान दिया। आबेस हिल्डेगार्ड देखिए चित्र 135 एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था, जिसने चर्च की प्रार्थना में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 13वीं सदी से भिक्षु के कुछ समूह, जिन्हें फ्रायर कहते थे, उन्होंने मठ में न रहने का निर्णय लिया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम कर लोगों को उपदेश देते और दान से अपनी जीविका चलाते थे। मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस से बना है, जिसका अर्थ है ऐसे व्यक्ति जो अकेला रहता हो। 3 वर्ग ये चित्र में दिखाया गया। यह चित्र है इंग्लैंड के फार्नबरो में सेंट माइकल की बेनेडिक्टीन आम्बे। बेनेडिक्टीन मठों में भिक्षु के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक होती थी, जिसे नियमानुसार 73 अध्याय थे।
इसका पालन भिक्षुकों द्वारा कई सदियों तक किया जाता रहा। इस पुस्तक के कुछ नियम इस प्रकार हैं। अध्याय 6, भिक्षुकों को बोलने की आज्ञा कभी कभी ही दी जानी चाहिए। अध्याय 7, विनम्रता का अर्थ है आज्ञा पालन। अध्याय 33, किसी भी भिक्षुक को निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। अध्याय 47, आलस्य आत्मा का शत्रु है, इसीलिए भिक्षु और भिक्षुणियों को निश्चित शरीर समय में शारीरिक श्रम और निश्चित घंटों में पवित्र पाठ करना चाहिए। अध्याय 48, मठ इस प्रकार बनने चाहिए कि आवश्यकता की समस्त वस्तुएं, जल, चक्की, उद्यान, कार्यशाला सभी उसकी सीमा के अंदर हो। पांडुलिपियों पर कार्य करते हुए एक बेनेडिक्ट भिक्षु का काष्ठ चित्र है, ये दिखाया गया है। 14वीं शताब्दी 14वीं सदी तक आते आते मठवाद के महत्व और उद्देश्य के बारे में कुछ शंकाएं व्याप्त होने लगी। इंग्लैंड में लैंड की कविता पियर्स प्लाउमैन 1360 से 70 ईस्वी में कुछ भिक्षुकों के आरामदायक और विलासतापूर्ण जीवन की साधारण कृषकों, गलेरियों और गरीब मजदूरों के विशुद्ध विश्वास से तुलना की गई है। इंग्लैंड में भी चासर ने कैटलबरी टेल्स लिखी। नीचे बॉक्स में उद्धरण देखिए जिसमें भिक्षुण, नंग और भिक्षु, मंक और फ्रायर का हास्य पद चित्रण किया गया है। चर्च और समाज। यद्यपि यूरोपवासियों ईसाई बने गए थे और उन्होंने अभी भी कुछ हद तक चमत्कार और रीति रिवाजों से जुड़े अपने पुराने विश्वासों को नहीं छोड़ा था। 4वीं सदी से ही क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडरों की महत्वपूर्ण तिथियां बन गई थी। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाला ईसा मसीह के जन्मदिन ने एक पुराने पूर्व रोमन त्योहार की स्थान ले लिया। इस तिथि की गणना सौर पंचांग सोलर कैलेंडर के आधार पर की गई थी। ईस्टर ईसा के शूलारोपण और उनकी पुनर्जीवित होने का प्रतीक था, परंतु उनकी तिथि निश्चित नहीं थी क्योंकि इसे चंद्र पंचांग लूनर कैलेंडर पर आधारित एक प्राचीन त्योहार का स्थान लिया था जो लंबी सर्दी के पश्चात बसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था। परंपरागत रूप से उस दिन प्रत्येक गांव के व्यक्ति अपने गांव की भूमि का दौरा करते थे। ईसाई धर्म के आने पर भी उन्होंने इसे जारी रखा, पर अब वे उसे ग्राम के स्थान पर पेरिस एक पादरी की देखरेख में आने वाला क्षेत्र कहने लगे। काम से दबे कृषक ने इन पवित्र दिनों, छुट्टियों, हॉलीडेज का स्वागत इसलिए करते थे क्योंकि इन दिनों उन कोई काम नहीं करना पड़ता था। वैसे तो यह दिन प्रार्थना करने के लिए था, परंतु लोग सामान्यतः इसका अधिकतर समय मौज मस्ती करने और दावत में बिताते थे। तीर्थ यात्रा ईसाइयों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और बहुत से लोग शहीदों की समाधियों या बड़े गिरजाघरों की लंबी यात्राओं पर जाते थे। दूर दूर तक विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने वाले भिक्षुक अप्रैल के महीने में जब मधुविष्ट होती है और मार्च की शुष्कता को जड़ से भेद जाती है और जब नन्ही चिड़िया सुगंध संगीत सुनाती है जो कि उनिद्र चशु में रात बिता देती, इस प्रकार प्रकृति उन्हें प्रेरित करती है और उनके हृदय को आकर्षित करती है, तब लोग तीर्थ यात्रा पर जाने की आकांक्षा रखते हैं और घुमक्कड़ भिक्षु दूरदर्शी उपासना स्थलों के सर्वत्र पूजित संतों के दर्शन की अभिलाषा करते हैं और विशेष रूप से इंग्लैंड के प्रत्येक प्रांत से कैटलबरी की अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जिप्सी चांसर 1340 से 1400 द कैटबरी टेल्स। इस काव्य कृति की रचना मूल रूप से मध्यकालीन अंग्रेजी में की गई थी। यहाँ उसका हिंदी रूपांतरण करने का प्रयास किया गया है। तीसरा वर्ग, किसान, स्वतंत्र और बंधक। जब हम लोगों के उस विशाल समूह की चर्चा करेंगे तो पहले दो वर्ग का भरण पोषण करते थे। काश्तकार दो तरह के होते थे, स्वतंत्र किसान और सर्फ, जिन्हें हिंदी में कृषिदास कहा जाता है। सर्फ किसान अंग्रेजी की क्रिया टू सर्व
के बना है। स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लाड़ के काश्तकारों के रूप में देखते थे। पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक होता था। वर्ष में कम से कम 40 दिन कृषक के परिवार को लाड़ की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम से होने वाला उत्पाद, जिसे श्रम अधिशेष लेबर रेंट कहते थे, सीधे लाड़ के पास जाता था। इसके अतिरिक्त उनसे अन्य श्रम कार्य जैसे गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना, बाट बनाना और सड़कें व इमारतों की मरम्मत करने की भी उम्मीद की जाती थी, और इनके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। खेतों में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियों और बच्चों को अन्य कार्यों भी करने पड़ते थे। वे सूत काटते, कपड़ा बुनते, मोमबत्ती बनाते और लाड़ के उपयोग हेतु अंगूरों से रस निकाल कर मदिरा तैयार करते थे। इसके साथ ही एक प्रत्यक्ष कर टैली था, जिसे राजा कृषक पर कभी कभी लगाते थे। पादरी और अभिजाति वर्ग इस कर से मुक्त थे। कृषक दास अपने गुजारे के लिए जिन भूखंडों पर कृषि करते थे, वे लाड़ के स्वामित्व में थे, इसलिए उनकी अधिकतर उपज भी लाड़ को ही मिलती थी। वे उन भूखंडों पर भी कृषि करते थे जो केवल लाड़ के स्वामित्व में था। इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी और वे लाड़ की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे। लाड़ कई तरह के अधिकार का दावा करते थे, हालांकि इससे कृषि दासों को हानि हो सकती थी। सर्प केवल अपने लाड़ की चक्की में ही आटा पीस सकते थे और उनके तंदूरी में ही रोटी सेक सकते थे, और उनका मदिरा संपीड़क में ही आसवन मदिरा और बियर तैयार कर सकते थे। लाड़ यह तय कर सकता था कि कृषि दास को किसके साथ विवाह करना चाहिए, या फिर कृषि दास को पसंद को ही अपना आशीर्वाद दे सकता था, परंतु इसके लिए वह शुल्क लेता था। ये चित्र में दिखाया गया है एक अंग्रेज कृषक द ये परफॉर्मैन दिखाया गया है। बेचारा हल चलाता हुआ अंग्रेज कृषक 16वीं सदी का रेखाचित्र दिखाया गया है। इंग्लैंड समानतावाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी से हुआ। 6ठी सदी में मध्य यूरोप में एंजिल्स और सेक्सन इंग्लैंड में आकर बस गए। इंग्लैंड का नाम एंजिललैंड का रूपांतरण है। 11वीं सदी में नॉर्मैंडी के ड्यूक विलियम ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल, इंग्लैंड की वर्तमान रानी विलियम प्रथम के उत्तराधिकारी हैं, इंग्लिश चैनल को पार कर इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हरा दिया। इस समय फ्रांस और इंग्लैंड में क्षेत्रीय सीमाओं और व्यापार से उत्पन्न होने वाले विवादों के कारण प्रायः युद्ध होते रहते थे। विलियम प्रथम ने भूमि न पाई, उसके नक्शे बनवाए और उसे अपने साथ आए 180 नॉर्मन अभिजातों में बांट दिए। यही लॉर्ड राजा के प्रमुख काश्तकार बन गए थे, जिनसे वह सैन्य सहायता की उम्मीद करता था। वे राजा को कुछ नाइट देने के लिए बाध्य थे। शीघ्र ही वे नाइटों को कुछ भूमि उपहार में देने लगे, जिनसे वे उसी प्रकार सेवा की आशा करते थे जैसा कि वे राजा की करते थे, किंतु वे नाइटों का अपने निजी युद्धों के लिए उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस पर इंग्लैंड में प्रतिबंध था। एंग्लो सैक्सन कृषक विभिन्न स्तरों के भूस्वामियों के काश्तकार बन गए। ये 13वीं सदी के इंग्लैंड का हेवर दुर्ग दिखाया गया है। सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक। यद्यपि प्रथम दोनों वर्ग के सदस्यों ने सामाजिक व्यवस्था को स्थिर और अपरिवर्तनीय पाया, परंतु वहां अनेक प्रक्रियाएं थी जो व्यवस्था को बदल रही थी। इनमें से कुछ, जैसे पर्यावरण में परिवर्तन, धीरे धीरे और लगभग अदृश्य थे। अन्य परिवर्तन जैसे कृषि प्रौद्योगिकी में बदलाव और भूमि का उपयोग अधिक स्पष्ट थे। लाड़ और समान के सामाजिक और आर्थिक संबंध इन परिवर्तनों से बने थे और इन्हें प्रभावित भी कर रहे थे। हम इन प्रक्रियाओं की बारी बारी से जांच करेंगे। पर्यावरण
5वीं से 10वीं सदी तक यूरोप का अधिकांश भाग विस्तृत वनों से घिरा हुआ था, अतः कृषि के लिए उपलब्ध भूमि सीमित थी। इसके साथ ही अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट कृषक अत्याचार से बचने के लिए वहां से भाग कर वनों में शरण ले सकते थे। इस समय यूरोप में तीव्र ठंड का दौर चल रहा था, इससे सर्दी प्रचंड और लंबी अवधि की हो गई। फसल का उपज काल छोटा हो गया और इसके कारण कृषि की पैदावार कम हो गई। 11वीं सदी से यूरोप में एक गर्माहट का दौर शुरू हो गया और औसतन तापमान बढ़ गया, जिससे कृषक का अच्छा प्रभाव पड़ा। कृषकों को कृषि के लिए लंबी अवधि मिलने लगी। मिट्टी पर पाले का असर कम होने के कारण आसानी से खेती की जा सकती थी। पर्यावरण इतिहासकारों का कहना है कि इससे यूरोप के अनेक भागों के वन क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी हुई। फलस्वरूप कृषि भूमि का विस्तार हुआ। भूमि का उपयोग प्रारंभ में कृषि प्रौद्योगिकी बहुत आदमीय किस्म थी। कृषक को मिलने वाली आंतरिक मदद केवल बैलों की जोड़ी से चलने वाली लकड़ी का हल था। यह हल केवल पृथ्वी की सतह को खुरच ही सकता था। यह भूमि की प्राकृतिक उत्पादकता को पूरी तरह से बाहर निकाल पाने में असमर्थ था, इसीलिए कृषि में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता था। भूमि को प्रायः 4 वर्षों में एक बार हाथ से खोदा जाता था और उसमें अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती थी। साथ ही फसल चक्र के एक प्रभावहीन तरीके का उपयोग हो रहा था। भूमि को 2 भागों में बांट दिया जाता था। एक भाग में शरद ऋतु में सर्दी का गेहूं बोया जाता था, जबकि दूसरी भूमि को परती या खाली रखा जाता था। अगले वर्ष परती भूमि पर राई बोई जाती थी, जबकि दूसरा आधा भाग खाली रखा जाता था। इस व्यवस्था के कारण मिट्टी की उर्वरता और धीरे धीरे ह्रास होने लगी और प्रायः अकाल पड़ने लगे। दीर्घकालीन कुपोषण और विनाशकारी अकाल बारी बारी से पड़ने लगी, जिससे गरीबों के लिए जीवन अत्यंत दुष्कर हो गया। इन कठिनाइयों के बावजूद लॉर्ड अपनी आय को अधिकतम करने के लिए उत्सुक रहते थे। हालांकि भूमि के उत्पादन को बढ़ाने संभव नहीं था, इसीलिए कृषकों को मेनरों की जागीरी मैनरियल इस्टेट की समस्त भूमि को कृषिगत बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता था और इस कार्य को करने के लिए उन्हें नियमानुसार निर्धारित समय से अधिक समय देना पड़ता था। कृषक इस अत्याचार को चुपचाप नहीं सहते थे। चूंकि वे खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का सहारा लिया। हुए अपने खेतों पर कृषि करने में अधिक समय लगाने लगे और उसे मेहनत का अधिकतर उत्पाद अपने लिए रखने लगे। वे बेकार करने से बचने लगे। चारागाहों व वन्य भूमि के कारण उन लॉर्डों के साथ विवाद होने लगा। लॉर्ड इस भूमि को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझते थे, जबकि कृषक उसको संपूर्ण समुदाय द्वारा उपयोग की जाने वाली साझा संपदा मानते थे। नई कृषि प्रौद्योगिकी 11वीं सदी तक विभिन्न प्रौद्योगिकियों में बदलाव के प्रमाण मिलते हैं। मूल रूप से लकड़ी से बने हल के स्थान पर लोहे की भारी नोक वाले हल और सांचेदार पटरे माउंट बोर्ड्स का उपयोग होने लगा। ऐसे हल अधिक गहरा खोद सकते थे और सांचेदार पटरे सही ढंग से ऊपरी मृदा को पलट सकते थे। इसके फलस्वरूप भूमि में व्याप्त पौष्टिक तत्वों को बेहतर उपयोग होने लगा। पशुओं को हलों से जोतने के तरीके में सुधार हुआ। गले नेक हार्नेस के स्थान पर जुआ अब कंधों पर बांधा जाने लगा। इससे पशुओं को अधिक शक्ति मिलने लगी। घोड़ों की खुरों पर अब लोहे की नाल लगाए जाने लगी, जिससे उनकी खुरें सुरक्षित हो गई। कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का उपयोग बहुतायत में होने लगा। यूरोप में अन्न को पीसने और अंगूरों की निचोड़ने के लिए अधिक जल शक्ति और वायु शक्ति से चलने वाली कारखाने स्थापित हो रहे थे। भूमि के उपयोग के तरीके में भी बदलाव आया। सबसे क्रांतिकारी था 2 खेतों वाला व्यवस्था से 3 खेतों वाले व्यवस्था में परिवर्तन। इस व्यवस्था में कृषक 3 वर्षों में से 2 वर्ष अपने खेतों का उपयोग कर सकते थे, बशर्ते वह एक फसल शरद ऋतु में और इसके 1.5 वर्ष पश्चात दूसरी बसंत में बोता। इसका अर्थ था कि कृषक अपनी जोत को 3 खेतों में बांट सकते थे। वे मानव उपभोग के लिए
एक खेत में शरद ऋतु में गेहूं या राई बो सकते थे, दूसरे में बसंत ऋतु में मनुष्य के उपभोग के लिए मटर, सेम और मसूर तथा घोड़ों के लिए जौ और बाजरा बो सकते थे। तीसरा खेत परती यानी खाली रखा जाता था। प्रत्येक वर्ष वे तीनों खेतों का प्रयोग बदल बदल कर करते थे। इन सुधारों के कारण भूमि की प्रत्येक इकाई में होने वाले उत्पादों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। भोजन की उपलब्धता दोगुनी हो गई। मटर और सेम जैसे पौधों का अधिक उपयोग एक औसत यूरोपीय के आहार में अधिक प्रोटीन का तथा उनके पशुओं के लिए अच्छे चारे का स्रोत बन गया। फलस्वरूप कृषकों को बेहतर अवसर मिलने लगे। अब कम भूमि पर अधिक भोजन का उत्पादन कर सकते थे। 13वीं सदी तक एक कृषक के खेतों का औसत आकार 100 एकड़ से घटकर 20 से 30 एकड़ तक रह गया। छोटी जोत पर अधिक कुशलता से कृषि की जा सकती थी और उसमें कम श्रम की आवश्यकता होती थी। इससे कृषकों को अन्य गतिविधियों के लिए समय मिला। उनमें से कुछ प्रौद्योगिकी बदलाव में अत्यधिक धन लगता था। कृषकों के पास पवन चक्की स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, इसीलिए वह इस मामले में पहल लॉर्डों द्वारा की गई। परंतु कृषक भी कई अन्य क्षेत्रों में पहल करने में सक्षम रहे, जैसे कि खेती योग्य भूमि का विस्तार करने में। उन्होंने फसलों की 3 चक्रीय व्यवस्था को अपनाया और गांवों में लोहार की दुकान और भट्टियां स्थापित की, जहां पर लोहे की नोक वाले हल और घोड़ों की नाल बनाने और मरम्मत करने के काम को सस्ती दरें पर किया जाने लगा। 11वीं सदी में व्यक्तिगत संबंध जो सामंतवाद का आधार थे कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि आर्थिक लेन देन अधिक से अधिक मुद्रा पर आधारित होने लगा। लॉर्डों की लगान उनकी सेवाओं के बाजार नकद में लेना अधिक सुविधाजनक लगने लगा और कृषकों ने अपनी फसल व्यापारियों को मुद्रा में उन्हें वस्तुओं से बदलने के स्थान पर बेचना शुरू कर दिया, जो पुनः उन वस्तुओं को शहर में बेच दे। धन का बढ़ता उपयोग कीमतों को प्रभावित करने लगा, जो खराब फसल के समय बहुत अधिक हो जाती थी। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में 1270 और 1320 के बीच कृषि मूल्य दोगुने हो गए थे। चौथा वर्ग नए नगर और नगरवासी। कृषि में विस्तार के साथ ही संबंध 3 क्षेत्रों जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ। यूरोप की जनसंख्या जो 1000 में लगभग 420 लाख थी, बढ़कर 1200 में लगभग 620 लाख और 1300 में 730 लाख हो गई। बेहतर आहार का अर्थ लंबी जीवन अवधि था। 13वीं सदी तक एक औसत यूरोपीय 8वीं सदी की तुलना में 10 वर्ष अधिक जी सकता था। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों और बालिकाओं का जीवन अवधि छोटी होती थी, क्योंकि पुरुष बेहतर भोजन करते थे। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात उसके नगर उजाड़ और तबाह हो गए थे, परंतु 11वीं सदी से जब कृषि का विस्तार हुआ और वह अधिक जनसंख्या का भार सहन में सक्षम हुए, तो नगर फिर से बढ़ने लगे। जिन्हें कृषकों के पास अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न होता था, उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता महसूस हुई जहां वे अपना एक बिक्री केंद्र स्थापित कर सके और जहां से वे अपने उपकरण और कपड़े खरीद सके। इस जरूरत ने मियादी हाट मेलों को बढ़ावा दिया और छोटे विपणन केंद्रों का विकास किया, जिनमें धीरे धीरे नगरों के लक्षण विकसित होने लगे। एक नगर चौक, चर्च, सड़कें जहां पर व्यापारी घर और दुकानों का निर्माण कर सके और एक कार्यालय जहां से नगर पर शासन करने वाले व्यक्ति मिल सके। दूसरे स्थानों पर नगरों का विकास बड़े दुर्ग, बिशपों की जागीरों और बड़े चर्चों के चारों तरफ होने लगा। नगरों में लोग सेवा के स्थान पर उन लॉर्डों को जिनकी भूमि पर नगर बसे थे कर देने लगे। नगरों के कृषक व्यापारियों के जवान लोगों को वैतनिक कार्य और लॉर्डों के नियंत्रण से मुक्ति की अधिक संभावनाएं प्रदान की। नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है। एक प्रसिद्ध कहावत थी, स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले अनेक कृषिदास भाग कर नगरों में छिप जाते थे। अपने लॉर्ड की नजर से एक वर्ष व एक दिन तक छिपे रहने में सफल रहने वाला कृषिदास एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था। नगरों में रहने
वाले अधिकतर व्यक्ति या तो कृषक या भगोड़े कृषिदास थे जो कार्य की दृष्टि से अकुशल श्रमिक होते थे। दुकानदार और व्यापारी बहुतायत में थे। बाद में विशिष्ट कौशल वाले व्यक्तियों ये क्रियाकलाप। 3 उपर्युक्त नक्शे और नगर के चित्र को देखिए, ध्यान से देखिए। मध्यकालीन यूरोप नगरों के कौन से महत्वपूर्ण लक्षण आपको उनमें दिखाई पड़ते हैं? वे अन्य स्थानों व अन्य कालों के नगरों से किस प्रकार भिन्न हैं? ये चित्र में दिखाया गया है। रेम्स फ्रांसीसी कैथीड्रल नगर 17वीं सदी का नक्शा। जैसे साहूकार और वकीलों की आवश्यकता हुई, बड़े नगरों की जनसंख्या लगभग 30,000 होती थी। ये कहा जा सकता था कि उन्होंने समाज में एक चौथे वर्ग बना लिया था। आर्थिक संस्था का आधार श्रेणी गाइल्ड था। प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित था। यह एक ऐसी संस्था थी जो उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर की आवश्यकता अंग था। यह अनुष्ठानिक समारोह के लिए था जहां गिल्ड के प्रधान औपचारिक रूप से मिला करते थे। पहरेदार नगर के चारों ओर गश्त लगाकर शांति स्थापित करते थे। संगीतकार को प्रतिभोजों और नागरिक जुलूसों में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाता था और सराय वाले यात्रियों की देखभाल करते थे। 11वीं सदी आते आते पश्चिमी एशिया के साथ नवीन व्यापार मार्ग विकसित हो रहे थे। विषय 5 देखिए। स्कैंडिनेविया के व्यापारी वस्त्र के बदले में फर और शिकारी बाज लेने के लिए उत्तरी सागर से दक्षिण की समुद्र यात्रा करते थे और अंग्रेज व्यापारी रांग बेचने के लिए आते थे। 12वीं सदी तक फ्रांस में वाणिज्य और शिल्प विकसित होने लगा था। पहले दस्तकारों को एक मैनर से दूसरे मैनर में जाना पड़ता था, पर अब उन्हें एक स्थान पर बसना अधिक आसान लगा जहां वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके और फिर अपनी आजीविका के लिए उनका व्यापार हो सके। जैसे जैसे नगरों की संख्या बढ़ने लगी और व्यापार का विस्तार होता गया, नगर के व्यापारी अधिक अमीर और शक्तिशाली होने लगे और अभिजात्यता के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। कैथीड्रल नगर चर्चों को दान देने अमीर व्यापारियों द्वारा अपने धन को खर्च करने का एक तरीका था। 12वीं सदी से फ्रांस में कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। यद्यपि वे मठों की संपत्ति थे, पर लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने श्रम, वस्तुओं और धन से उनका निर्माण में सहयोग दिया। कैथीड्रल पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने के लिए अनेक वर्ष लगते थे। जब उन्हें बनाया जा रहा था तो कैथीड्रल के आसपास एक का क्षेत्र और अधिक बस गया और जब उनका निर्माण पूर्ण हुआ तो वे तीर्थ स्थल बन गए। इस प्रकार उनके चारों तरफ छोटे नगर विकसित हुए। कैथीड्रल इस प्रकार बनाए गए थे कि पादरी की आवाज लोगों के जाम होने पर सभागार में साफ सुनाई पड़ सके और भिक्षुओं का गायन भी अधिक मधुर सुनाई पड़े। साथ ही लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाने वाली घंटी दूर तक सुनाई पड़े सके। खिड़कियों के लिए अभी रंजित कांच का प्रयोग होता था। दिन के वक्त सूरज की रोशनी उन्हें कैथीड्रल के अंदर के व्यक्तियों के लिए चमकदार बना देती थी और सूर्यास्त के पश्चात मोमबत्ती की रोशनी उन्हें बाहर के व्यक्तियों के लिए दृश्यमान बनाती थी। अभिरंजित कांच की खिड़कियों पर बने चित्र बाइबिल की कथाओं का वर्णन करते थे जिन्हें अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सके। इंग्लैंड में साल्सबरी कैथीड्रल इंग्लैंड में स्थित ये चर्च दिखाता है। दावत के दिन में हमारे द्वारा अक्सर अनुभव किए जाने वाली कमी, जगह की संकीर्णता, अत्यधिक यांत्रिकरण और शोर के कारण भाग कर स्त्रियों का पुरुषों के सिर के ऊपर स्थित वेदिका पर चले जाना, ये सब कुछ ऐसे कारण थे
कि हमने पवित्र चर्च को विस्तृत एवं व्यापक बनाने का निर्णय लिया। विभिन्न क्षेत्रों में आए अनेक विशेषज्ञों की अति कुशल हाथों से तरह तरह की शानदार नई खिड़कियों की पुताई कराई, क्योंकि ये खिड़कियां अपने अद्भुत निष्पादन और बहुत महंगे रंजित व सफायर कांच के कारण बहुत मूल्यवान थी। इसीलिए उनकी रक्षा के लिए हमने एक सरकारी प्रधान शिल्पकार और स्वर्णकार की नियुक्ति की। वे अपनी तनख्वाह वेदिका से सिक्कों के रूप में और आटा अपने भाई बंधुओं के सार्वजनिक भंडार से ले सकते थे। वे उन कला वस्तुओं की देखरेख के कर्तव्यों की अपेक्षा कभी नहीं कर सकते थे। एबर्ट सूगेर 1081 से 1151 ने पेरिस के निकट सेंट डेनिस में स्थित आम्बे के बारे में लिखा। अभिरंजित कांच की खिड़की कार्टेस कैथीड्रल, फ्रांस 15वीं सदी में। 14वीं सदी का संकट। 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया। ऐसे 3 कारक की वजह से हुआ। उत्तरी पूर्व में 13वीं सदी के अंत तक पिछले 300 वर्षों की तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए और ऊंची भूमि पर फसल उगाना कठिन हो गया। तूफान और सागरी बाढ़ों ने अनेक फार्म प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को कर द्वारा कम आमदनी हुई। 13वीं सदी के पूर्व की अनुकूल जलवायु द्वारा प्रदान किए गए अवसरों के कारण उनके जंगल और चरागाह कृषि भूमि में बदल गए, परंतु गहन जुताई के फसलों के 3 क्षेत्रीय फसल चक्र के प्रचलन के बावजूद भूमि की कमजोर बना दिया। उचित भू संरक्षण के अभाव में ऐसा हुआ था। चरागाहों की कमी के कारण पशुओं की संख्या में कमी आ गई। जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से हुई कि उपलब्ध संसाधन कम पड़ गए, जिसकी तत्कालिक परिणाम था अकाल। 1315 और 1317 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़े। इसके पश्चात 1320 के दशक में अनगिनत पशुओं की मौत हुई। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में भारी कमी आई, जिसके से व्यापार प्रभावित हुए। इसके कारण सरकार को मुद्रा में चांदी की शुद्धता को घटना पड़ा और इससे सस्ती धातुओं का मिश्रण करना पड़ा। इससे भी बुरा समय अभी आना बाकी था। 12वीं और 13वीं सदी में जैसे जैसे वाणिज्यों में विस्तार हुआ तो दूर देशों से व्यापार करने वाले पोत यूरोपीय तट पर आने लगे। पोतों के साथ साथ चूहे आए, जो अपने साथ ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण ब्लैक डेथ लाए। पश्चिमी यूरोप, जो प्रारंभिक सदियों में अपेक्षाकृत अधिक अलग थलग रहा था, 1347 और 1350 के मध्य महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। आधुनिक अकाल के आधार पर यूरोप की आबादी का करीब 20% भाग इसमें कालकवलित हो गया, जबकि कुछ स्थानों पर मरने वाले की संख्या वहां की जनसंख्या का 40% तक थी। कितने बहादुर पुरुषों और महिलाओं ने अपने कुटुंबियों के साथ नाश्ता कर उसी रात को दूसरी दुनिया में अपने पूर्वजों के साथ रात्रि भोजन किया होगा। लोगों की हालत दयनीय थी, जिसे देखा नहीं जा सकता था। वे हजारों की संख्या में प्रतिदिन बीमार होते थे और बिना किसी मदद के मर जाते थे। अनेक खुली गलियों में मरते थे और बाकी अपने घरों में मरते थे। इसका पता उनके सड़े शरीर के बदबू से चलता था। चूंकि पवित्र कब्रिस्तान इतने अधिक संख्या में शरीरों को दफनाने के लिए पर्याप्त नहीं था, अतः उनको सैकड़ों की संख्या में बड़ी बड़ी गंदकों में डाल दिया जाता था, जैसे कि पोत में सामान को भरा जाता है और ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाती थी। नियोवानी बोकाचियो 1313 से 75 इतालवी लेखक। व्यापार केंद्र होने के कारण नगर सबसे अधिक प्रभावित हुए। बंद समुदाय में जैसे मठों और आश्रमों में आज एक व्यक्ति प्लेग की चपेट में आ जाता था तो सबको इससे बीमार होने में देर नहीं लगती थी और लगभग प्रत्येक मामलों में कोई भी नहीं बचता था। प्लेग शिशुओं, युवाओं और बुजुर्गों को सबको अधिक प्रभावित करता था। इसे प्लेग के पश्चात 1360 से 70 में प्लेग की अपेक्षा की छोटी घटनाएं हुई। यूरोप की जनसंख्या 1300 में 7 लाख
730 लाख से घटकर 1400 ईस्वी में 4,50,000 हो गई। इन इस विनाश लीला के साथ आर्थिक मंदी से जुड़ने से व्यापक सामाजिक विस्थापन हुआ। जनसंख्या में ह्रास के कारण मजदूरों की संख्या में अत्यधिक कमी आई। कृषि और उत्पादन के बीच गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो गया, क्योंकि इन दोनों ही कामों में पर्याप्त संख्या में लगे सकने वाले लोगों में भारी कमी आ गई। खरीदारों की कमी के कारण कृषि उत्पादों के मूल्यों में आई कमी। प्लेग के बाद इंग्लैंड में मजदूरों, विशेषकर कृषि मजदूरों की भारी मांग के कारण मजदूरों की दरें में 250% तक वृद्धि हो गई। बचा हुआ श्रमिक बल अब अपनी पुरानी दरों से दोगुने की मांग कर सकता था। सामाजिक असंतोष। इस तरह लॉर्डों की आमदनी बुरी तरह प्रभावित हुई। मजदूरों की दरें बढ़ने तथा कृषि संबंधी मूल्यों की गिरावट ने अभिजात वर्ग को अपनी आमदनी को घटा दिया। निराशा में उन्होंने उन धन संबंधी अनुबंधों को तोड़ दिया जिसे उन्होंने हाल ही में अपनाया था, और उन्होंने पुरानी मजदूरी सेवाओं को फिर से प्रचलित कर दिया। इसका कृषकों, विशेषकर पढ़े लिखे और समृद्ध कृषकों द्वारा हिंसक विरोध किया गया। 1323 में कृषकों ने फ्लैंडर्स में 1358 में फ्रांस और 1381 में इंग्लैंड में विद्रोह किए। यद्यपि इन विद्रोहों का क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया, पर महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये विद्रोह सर्वाधिक हिंसक तरीके से उन स्थानों पर हुए जहां पर आर्थिक विस्तार के कारण समृद्धि हुई थी। यह इस बात का संकेत था कि कृषक पिछली सदियों में हुए लाभों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। तीव्र दमन के बावजूद कृषक विद्रोह की तीव्रता ने यह सुनिश्चित कर दिया कि पुराने सीमांती रिश्तों को पुनः लादा नहीं जा सका। धन अर्थव्यवस्था मनी इकोनॉमी काफी अधिक विकसित थी, जिसे पलटा नहीं जा सकता था। इसीलिए यद्यपि लॉर्डों विद्रोह का दमन करने में सफल रहे, परंतु कृषकों ने यह सुनिश्चित कर लिया कि दासता के पुराने दिन फिर नहीं लौटेंगे। क्रियाकलाप। 4 तिथियों के साथ दी गई घटनाओं और प्रक्रियाओं को पढ़िए और उनका विवरणात्मक लेखा जोखा दीजिए। 11वीं से 14वीं शताब्दी में 1066 में नॉर्मन लोगों की एंग्लो सैक्सनी लोगों को हराकर इंग्लैंड पर विजय। 1100 के पश्चात फ्रांस में कैथीड्रलों का निर्माण। 1315 से 1700 में यूरोप में महान अकाल। 1347 से 50 में बुबोनिक प्लेग, ब्लैक डेथ, और 1338 से 1461 इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 100 वर्षीय युद्ध। 1381 में कृषकों के विद्रोह। राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक हलकों में हुए विकास सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ साथ होते रहे। 15वीं और 16वीं सदी में यूरोप शासकों ने अपनी सैनिक एवं वित्तीय शक्ति को बढ़ाया। यूरोप के लिए उनके द्वारा बनाए गए नए शक्तिशाली राज्य उस समय होने वाले आर्थिक बदलावों के समान ही महत्वपूर्ण थे। इसी कारण इतिहास इन राजाओं को नए शासक द न्यू मोनोरैज कहने लगा। फ्रांस में लुई 11 में, ऑस्ट्रिया में मैक्सिमिलियन, इंग्लैंड में हेनरी सप्तम और स्पेन में इसाबेल और फर्डिनेंड निरंकुश शासक थे, जिन्होंने संगठित अस्थायी सेनाओं की प्रक्रिया, एक अस्थायी नौकरशाही और राष्ट्र का प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया की शुरुआत की। स्पेन और पुर्तगाल ने यूरोप के समुद्र पार विस्तार की नई संभावनाओं की शुरुआत की। देखिए विषय 8। 12वीं और 13वीं सदी में होने वाला सामाजिक परिवर्तन इन राजतंत्रों की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। जागीरदारी, वेसलेज और सामंतशाही लीडरशिप वाले सामंत प्रथा के विलयन और आर्थिक विकास की धीमी गति ने इन शासकों को प्रभावशाली और सामान्य जनों पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने का पहला मौका दिया। शासकों ने सामंत से अपनी सेना के लिए कर लेना बंद कर दिया और इसके स्थान पर बंदूकों और बड़ी तोपों से सुसज्जित प्रशिक्षित सेना बनाई, जो पूर्ण रूप से उनके अधीन थी। देखिए विषय 5। अभिजात वर्ग का विरोध राजाओं की गोली के शक्ति प्रदर्शन के समक्ष टुकड़े टुकड़े हो गए। ये चित्र इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम पिकनिक मनाते हुए 16वीं सदी के
अंतिम दशक में ये एलिजाबेथ रानी पिकनिक मनाते हुए नए शासक 1461 से 1559 फ्रांस में नए शासक आए। 1474 से 1556 स्पेन में नए शासक। अपन 1485 से 1547 में इंग्लैंड के नए शासक। करों करों को बढ़ाने में शासकों को पर्याप्त राजस्व प्राप्त हुआ, जिससे वे पहले से बड़ी सेनाएं रख सकते थे। इस तरह उन्होंने अपनी सीमाओं की रक्षा और विस्तार किया तथा राजसत्ता के प्रति होने वाले आंतरिक प्रतिरोधों को दबाया, किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि विकेंद्रीकरण का अभिजात वर्गों ने विरोध नहीं किया। राजसत्ता के विरुद्ध हुए विरोधों का एक समान मुद्दा कराधान था। इंग्लैंड में विद्रोह हुए जिनका 1497, 1536, 1547, 1549 और 1553 में दमन कर दिया गया। फ्रांस में लुई 11 एक 1461 से 83 में ड्यूक लोगों और राजकुमारों के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। और कोटि के अभिजातों और अधिकतर स्थानीय सभाओं के सदस्यों ने भी अपनी शक्ति के जबरदस्त हड़पे जाने का विरोध किया। 16वीं सदी में फ्रांस में होने वाले धर्म युद्ध कुछ हद तक शाही सुविधाओं और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच संघर्ष थे। अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक चतुरार्थ परिवर्तन किया। नई शासन व्यवस्था के विरोध रहने के स्थान पर उन्होंने जल्द ही अपने को राजभक्त में बदल लिया। इसी कारण से राजशाही निरंकुशता को सामंतवाद का परिष्कृत रूप माना जाता है। वास्तव में लॉर्ड जैसे व्यक्ति जो सामंती प्रथा के शासक थे, राजनीतिक परिदृश्य पर अभी भी छाप छाए रहे। उन्हें प्रशासनिक सेवाओं में स्थानीय स्थान दिए गए, परंतु नई शासन व्यवस्थाएं कई महत्वपूर्ण तरीकों से अलग थी। शासक अब उस पिरामिड के शिखर पर नहीं था जहां राजभक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी थी। वह अब व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाताओं अनुयायी तंत्रों का केंद्र बिंदु था। सभी राजतंत्र, चाहे वे कितना भी कमजोर या शक्तिशाली हो, उन व्यक्तियों का सहयोग चाहते थे जिनके पास सत्ता हो। धन इस प्रकार के सहयोग को सुनिश्चित करने का साधन बन गया। समर्थन धन के माध्यम से दिए या प्राप्त किया जा सकता था, इसीलिए धन गैर अभिजात वर्गों जैसे व्यापारियों, साहूकारों के लिए दरबार में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। वे राजाओं को धन उधार देते थे, जो इसका उपयोग सैनिकों को वेतन देने के लिए करते थे। शासकों ने इस प्रकार राज्य व्यवस्था में गैर समानती तत्वों के लिए स्थान बना दिया। फ्रांस और इंग्लैंड के बाद का इतिहास इन शक्ति संरचनाओं में हो रहे परिवर्तनों से बना था। 1641 में बालक शासक लुई 13 के शासनकाल में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा, जिसे स्टेट्स जनरल कहते थे, जिसमें 3 सदन थे जो 3 वर्ग, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और अन्य का प्रतिनिधित्व करते थे। एक अधिवेशन हुआ जिसके पश्चात 2 सदियों 1789 तक इसे फिर नहीं बुलाया गया, क्योंकि राजा 3 वर्गों के साथ अपनी शक्ति बांटना नहीं चाहते थे। ये चित्र दिया गया है नेमूर का दुर्ग 15वीं सदी का ये दुर्ग दिखाया गया है। इंग्लैंड में जो हुआ वह बहुत अलग था। नॉर्मन विजय से भी पहले एंग्लो सैक्सन लोगों की एक महान परिषद होती थी। कोई भी कर लगाने से पहले राजा को इस परिषद की सलाह लेनी पड़ती थी और आगे चलकर पार्लियामेंट के रूप में विकसित हुई, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसके सदस्य लॉर्ड और पादरी थे, वे हाउस ऑफ कॉमन्स, जो नगरों व ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे, शामिल थे। राज चार्ल्स प्रथम 1629 से 40 ने पार्लियामेंट को बिना बुलाए 11 वर्षों तक शासन किया। एक बार जब धन की आवश्यकता पड़ने पर वह उसे बुलाने को बाध्य हुआ तो पार्लियामेंट का एक भाग उसके विरोध में हो गया और बाद में उसे प्राण दंड देकर गणतंत्र की स्थापना की गई, परंतु यह व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल पाई और राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई, परंतु इस शर्त पर कि अब पार्लियामेंट नियमित रूप से बुलाई जाएगी। वर्तमान में फ्रांस में गणतंत्रीय सरकार है और इंग्लैंड में राजतंत्र। इसका कारण यह है कि 17वीं सदी के बाद दोनों राष्ट्रों के इतिहासों ने अलग अलग दिशाएं अपना ली।